Hi everyone, welcome back to another interesting video. So today in this video, our topic of discussion is about physiology of urine formation. So today our topic is physiology of urine formation या इसे बोल सकते हो mechanism of urine formation. Okay. सो हमेशा ये बात याद रखो, यूरिन फॉर्मेशन 3 मेजर स्टेप में कैरिड आउट होता है। कितने स्टेप में? 3 मेजर स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला जो होता है उसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहले नाम समझो, बाद में काम पर आएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Now second one is your tubular reabsorption, correct? Third one is your tubular secretion. So देखो कितना इजी पीजी है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड यहाँ पर हो जाएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहाँ पर तो ट्यूबुलर वर्ड कॉमन आ रहा है ना, ट्यूबुलर वर्ड कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर सिक्रेशन होगा। ठीक, नाउ सो पहले हम चलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो इतना अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आई थिंक ये पिक्चर देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस पार्ट इज योर नोन एज ग्लोमेरुलस एंड ये पूरा वाला इंटर पार्ट क्या है, ये वाला पूरा, दिस इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ओके, ये बात आपको फटाफट पता होना चाहिए। नाउ मैंने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस में जो एपिथेलियम पाया जाता है वो क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मीन्स, क्या मैं ये पार्ट को कह सकता हूँ एंडोथेलियम? यस, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एंडोथेलियम में आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तो इसीलिए ग्लोमेरुलस का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो अंश है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंडोथेलियम कह सकते हैं। ये क्या है, आपका अफरेंट आर्टेरियोल टू कैरी ब्लड टू द किडनी, पर्टिकुलरली इन द ग्लोमेरुलस। सो यहाँ से अफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स द ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस एरिया एंड हियर ए प्रेशर अराइजेस। ओब्वियसली आपका प्रेशर होगा, क्योंकि अफरेंट आर्टेरियोल इतना बड़ा है एंड इफरेंट आर्टेरियोल इतना मतलब छोटा है इसके कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो कैपिलरी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिग एरिया, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एंड यहाँ पर पूरा स्मॉल एरिया। एंड आगे चल करके ये भी है ना, फिल्ट्रेशन स्लिट है आपका, ये दोनों तो आपका सेलुलर मेम्ब्रेन हो जाएंगे, एंडोथेलियम एंड आपका पोडोसाइट, ये दोनों तो सेलुलर मेम्ब्रेन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर बीच में ये जो ग्रीन कलर में मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, पर्टिकुलरली इन द नेफ्रॉन एरिया। एंड उससे अगर हम चलेंगे तो कहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, आपका ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, एंड ब्लड का हर एक चीज़ फिल्ट्रेशन नहीं होता है। भाई मुझे बताओ, क्या मुझे जो चीज़ बहुत पसंद आता है, क्या मैं वो चीज़ किसी को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कीमती है, उसे अपने पास रखूँगा। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए कोई काम का नहीं, उसे मैं क्या करूँगा, दूसरे लोग को दे दूँगा। ठीक वही कंसेप्ट हमारे बॉडी के साथ भी चलता है। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में तो ये चीज़ चलता ही चलता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए खून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए जितने भी वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सब कुछ ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे, जब मैं डिटेल में ये चीज़ आपको पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आएगा हर एक चीज़ का महत्व कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो देखो,
एक तो ये अफरेंट आर्टेरियोल बहुत बड़ा है एंड इफरेंट आर्टेरियोल उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, एंड ये कैपिलरीज तो क्या कहना है, ये तो और भी छोटा है। मतलब एंडोथेलियम इफरेंट आर्टेरियोल से मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा, कैपिलरीज मतलब समझते हो ना, बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है। आँख में उसे देख सकते हो, लेकिन कैपिलरीज होता है, बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ब्लड आएगा तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लड आ गया, मैं मार्किंग भी आपको कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ब्लड का आ रहा है। तो ब्लड जैसे यहाँ पर एंट्री करेगा तो ये 3 लेयर को क्रॉस करेगा, 3 लेयर को क्रॉस करेगा ना भाई। पहला लेयर क्या है, जो अंदर का लेयर है उसको बोला जाता है एंडोथेलियम। तो ये देखो एंडोथेलियम क्या है, ये वाला जो व्हाइट में मैंने मार्किंग किया है, दिस वन इज नोन एज एंडोथेलियम। ये जो व्हाइट में जो मार्क जो है, ओके, इसको बोला जाता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। एंड ये बीच में आपका क्या प्रेजेंट है भाई, बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रीन में जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो स्पेशल वाला जो एक मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस सेल होता है, जिसको हम बोला जाता है पोडोसाइट, ओके। सो ये 3 लेयर को क्रॉस करके आएगा। पहला क्या है, एंडोथेलियम, दूसरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड आउटर लेयर क्या है आपका पोडोसाइट। सो ये 3 लेयर को क्रॉस करके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। सो ब्लड का फिल्ट्रेशन कोई मामूली चीज़ नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। सो ब्लड ये 3 जगह पर फिल्टर होकर के आएगा। एंड बेसिकली ब्लड का कौन सा पार्ट फिल्टर होगा, प्लाज्मा पार्ट का फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। देखो, जिसका मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझूंगा। मान लीजिए आप एक चाय पत्ती जिसमें आप छनते हो, चाय का छनन करते हो, चाय जो होता है वो नीचे जाता है, लेकिन क्या चाय पत्ती जाता है नीचे? नहीं, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। तो यहाँ पर जो भी ये जो लेयर प्रेजेंट है ना, वो इतना मतलब बारीकी से है कि यहाँ पर बड़े चीज़ नहीं जा पाएगा, सिर्फ लिक्विड पार्ट जाएगा। इसका मतलब ब्लड का केवल और केवल प्लाज्मा पार्ट का फिल्ट्रेशन होता है। बाकी ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कोई भी इसका फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। जितने सारे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ओके, इसका भी फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ये हमारे बॉडी खुद रख लेती है, ठीक है। तो ओनली प्लाज्मा पार्ट गेट्स फिल्टर्ड, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो आपका एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड आपका पोडोसाइट, ये 3 मिलकर के बनाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 को क्रॉस करके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। बेसिकली आपका प्लाज्मा पार्ट का फिल्ट्रेशन होता है। एंड आप सभी को पता है प्लाज्मा पार्ट का जो, अगर हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे, प्लाज्मा पार्ट में तो अगर प्लाज्मा पार्ट को मैं 100% लूँ तो प्लाज्मा पार्ट 90 से 92% तो आपका वाटर है, 90 से 92% आपका वाटर है। बाकी रिमेनिंग जो 7-8% है वो तो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, बेसिकली प्लाज्मा पार्ट, ओके, प्लाज्मा पार्ट का जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो जब यही फिल्ट्रेशन इसी जगह पर आएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, अब उसको फिल्ट्रेशन नहीं कहेंगे, अब हम उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। नाउ फिल्ट्रेट को मापने के लिए एक यूनिट होता है, ठीक है। फिल्ट्रेट को मापने के लिए एक यूनिट होता है जिसको बोला जाता है मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर।
नाउ एक चीज आपको जानना चाहिए कि ब्लड का तो फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, ब्लड का अगर फिल्ट्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किसके साथ होगा? आपके हार्ट के साथ होगा। तो हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसका 1/5 हिस्सा जो पंप होकर के आता है, बेसिकली कितना करता है? 5040 ml। हार्ट कितना पंप करता है? आपका 5040 ml इसके लगभग करता है। तो उसका 1/5 हिस्सा किसके पास आता है? आपके किडनी के पास आता है। मतलब कितना आता है? आपका 1100 से लेकर के 1200 ml इतना ही ब्लड हार्ट पंप करता है पर मिनट, जो कि आता है किडनी के ग्लोमेरुलस के पार्ट में। ठीक है, किडनी के ग्लोमेरुलस के पार्ट में। एंड इससे क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर कैरिड आउट होगा? इसी जगह पर होगा ना। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? इसी जगह पर होता है, आपके ग्लोमेरुलस एरिया में। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है। एंड ओनली प्लाज्मा पार्ट गेट्स फिल्टर्ड लिविंग प्रोटीन। सो प्रोटीन का कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता है। एंड इट इज ऑल्सो ए पैसिव प्रोसेस, मतलब इसमें कोई एनर्जी का कोई खर्च हमें नहीं करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जहाँ पर रेट वर्ड आएगा वहाँ पर अमाउंट वर्ड आएगा। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब ये वाला, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम में कितना होता है? आपका 125 ml। इसका एक कैलकुलेशन भी होता है। ठीक है, सो 125 ml पर मिनट में आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेट का कितना फॉर्मेशन होता है पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम मतलब आपका मिनट में हम ले रहे हैं, तो 125 ml पर मिनट आपका फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है, जिसको अगर हम पूरा दिन में कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे टोटल यूरिन फॉर्मेशन होता है, सॉरी टोटल फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टोटल फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। नाउ जितना आगे चल करके आप ये भी जानोगे, जितना चीज़ हम फिल्ट्रेशन करते हैं या फिल्ट्रेट फॉर्मेशन करते हैं, उससे हम 99% ऑब्जर्व कर लेते हैं। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आपका किडनी दिन में 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट फॉर्मेशन करता है। क्या 180 लीटर आप दिन में परिस्रा करते हो? नहीं ना। तो आप जनरली यूरिन एक्सक्रीशन कितना करते हो? 1.5 से लेकर के 1.8 लीटर इसके रेंज में करते हो, या फिर 1.2, 1.5, 1.8 इसके बीच में करते हो पूरे दिन में। तो आप सोच लो, पूरे दिन में यूरिन का फिल्ट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो 180 लीटर होता है, लेकिन यूरिन कितना एक्सक्रीट आउट होता है? 1.8 लीटर। सो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि 99% आप क्या करते हो? रीऑब्जर्व कर लेते हो। सो आगे चल करके रीऑब्जर्वेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ रीऑब्जर्वेशन में देखो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीऑब्जर्व्ड। सो हमने कितना बनाया था? 180 लीटर। सो 180 लीटर से हमने क्या करा? 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीऑब्जर्व।
क्यों रीअब्जर्व हम करते हैं? क्योंकि हमें बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसीलिए रीअब्जर्प्शन होता है। नाउ देन कमिंग टू द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जर्प्शन भी हो गया, क्योंकि ट्यूबुलर रीअब्जर्प्शन में सिर्फ आपको इतना जानना चाहिए, रीअब्जर्प्शन। अच्छा, जनरली ये जो रीअब्जर्प्शन होता है वो नेफ्रॉन में होता है, लेकिन नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट में होता है? नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सो मैंने आपको ये पढ़ा था, दिस वन इज योर नोन एज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस पोर्शन इज योर नोन एज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सो सारा का सारा जो रीअब्जर्प्शन का जो मैक्सिमम रीअब्जर्प्शन होता है फिल्ट्रेट का, वो जनरली कहाँ पर होता है? आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। सो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मैंने क्या बताया था, कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? आपका कौन सा एपिथेलियम आपका पाया जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में? ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके कारण क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेशन अकर, ठीक है। सो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या होता है? ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। नाउ पीसीटी के बारे में देखो, मैक्सिमम रीअब्जर्प्शन अकर, ये तो हमें पता है। नाउ 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट गेट्स रीअब्जर्व्ड। हम कितना रीअब्जर्प्शन कर लेते हैं? वाटर लगभग हम 70 से लेकर के 80% हम रीअब्जर्व्ड कर लेते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट भी हम रीअब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें जो चीज़ चाहिए हम अपने पास रख लेंगे, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए जनरली उसी चीज़ को हम क्या करेंगे? थ्रू यूरिन हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे। अब देखो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कौन सी चीज़ का हम रीअब्जर्प्शन करते हैं? ग्लूकोज का करते हैं, ठीक है, सोडियम का भी करते हैं, पोटासियम का भी करते हैं, जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट उसका भी हम करते हैं, एंड वाटर का भी हम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर हम परिसरा के माध्यम से छोड़ देंगे तो बॉडी तो पूरा वीक हो जाएगा ना, ठीक है। तो वाटर हमें चाहिए, देन अमाइनो एसिड। तो इतने चीज़ हम क्या करेंगे? रीअब्जर्व कर देंगे, मतलब ये बैक टू द नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। नाउ एंड इसका जो रीअब्जर्प्शन होता है वो क्या होता है? एक्टिव रीअब्जर्प्शन होता है। जितने भी ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड, इन सब का क्या होता है? एक्टिव रीअब्जर्प्शन होता है, ठीक है। नाउ आपका बाइकार्बोनेट हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, आपका यूरिया हो गया, इसका हम क्या करते हैं? पासिव रीअब्जर्प्शन करते हैं, पासिव रीअब्जर्प्शन। लेकिन बाइकार्बोनेट स्पेशली एक चीज़ होता है, बाइकार्बोनेट, जो कि हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ यही एक लफड़ा है, बाकी सब ठीक है। जनरली यहाँ पर रीअब्जर्प्शन होता है ना, लेकिन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में बाइकार्बोनेट का क्या होता है? ऑब्जर्व होता है, रीअब्जर्प्शन नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड ये होता है, ठीक है। एंड क्लोराइड आयन का भी आपका ऑब्जर्प्शन होता है। देन यूरिया, आप कहोगे यूरिया की हमें क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ा है कि
आपका अमोनिया, यूरिक एसिड, दीज आर टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी. सो व्हाट इज द नीड टू स्टोर यूरिया. सो हम जो यूरिया को रीअब्जर्व करते हैं वो जनरली बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो कि बॉडी के लिए कोई खतरा नहीं. तो थोड़ा बहुत यूरिया हम रख लेते हैं. ठीक है. नाउ सो दिस पार्ट कवर up to proximal convoluted tubule and later on part डिस्कस अबाउट लूप ऑफ हेनले. ठीक है. तो यहाँ पर हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. ओके. सो लूप ऑफ हेनले के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे. ठीक है. आई होप दिस लेक्चर clear all your doubt about proximal convoluted tubule and which ion, and in this proximal convoluted tubule which ion, which amino acid, what is absorption, what is reabsorption, and what are observed in different part of proximal convoluted tubule. I hope this lecture clarify all your doubt about everything. Okay. How blood gets filtered, which part of the blood take part in filtration process, what are the different barrier present in the glomerulus area, and what is filtrate, what is filtration, what is podocyte. I think everything I clear about physiology of your information. On second lecture, on next upcoming lecture, we'll discuss about loop of Henle. So till then, bye bye. Thank you. Jai Hind. Bande Mataram.